जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग का जो ध्रुव बैच है, जो बेसिकली जिसको हम लोग ने नाम दिया है मेंस एट द रेट 500, ठीक है। आप इसको शॉर्ट में यही समझ सकते हैं कि बेसिकली और कुछ नहीं है, मेंस एट द रेट 500 है, ठीक है। तो जो मुख्य परीक्षा चाहे वो यूपीएससी की हो या वो यूपीपीसीएस की हो, तो दोनों दोनों मुख्य परीक्षाओं के लिए आप कह सकते हैं ये बैच आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं, मैंने ऑलरेडी इसके डेमो वीडियो में डिस्कशन किया था कि हम लोग यूपीएससी यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है, इसको हम लोग का प्रयास है लगभग 500 प्लस क्वेश्चंस के माध्यम से, मतलब 400 प्लस हमारा कहा गया ऑफिशियल टारगेट है, लेकिन लगभग 500 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। तो आप देखेंगे ये जो मेंस का जो ध्रुव बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसके जो ये आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, हम लोग इसके भूगोल के सेक्शन से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो पहली वीडियो है, वो पहली वीडियो में आपको मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। भूगोल का सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी के यूपीपीसीएस के कैसे पूछे हैं, हमें क्या इसके लिए अप्रोच रखनी चाहिए, और हम लोग फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से सिलेबस के सारे पॉइंट्स को टच करेंगे, ठीक है। तो अभी बेसिकली अभी आप लोग देखेंगे भूगोल का जो सिलेबस है, सबसे पहले हम लोग उसको ही देखते हैं और वहां से ही सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं अगर आपको दिखाऊं भूगोल का यहाँ पर सिलेबस, ठीक है, तो आप देखेंगे जो यूपी पीसीएस का, ये पहले हम लोग ने यूपी पीसीएस का सिलेबस यहाँ पर निकाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताओं से हो रहा है, ठीक है। यानी विश्व का जो फिजिकल ज्योग्राफी है विश्व का, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिएगा, ये हमारा स्टार्ट हो रहा है सिलेबस का। अगर आप भौतिक भूगोल के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा इसमें क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान, इसमें आपको पता होगा कि इसमें आपका जो आप कह सकते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें जियोमॉर्फोलॉजी है यानी भू भौतिक विज्ञान, ठीक है। जियोमॉर्फो, मैं यहाँ पे जियोमॉर्फो लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे, ठीक है। इसमें आपका इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी शामिल होगा, ठीक है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी शामिल होगा। कुछ इन्वायरमेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो ओशियनोग्राफी, ठीक है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है आपका ओशियनोग्राफी। तो ये चार चीजें आप देखेंगे हम लोग विश्व का जो, जब हम लोग भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं पढ़ेंगे तो इन चार चीजों पे हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। इन चार चीजों पे हमारा फोकस रहेगा। इसके बाद एक जो साथ में और आता है जिसको आप कह सकते हैं जैव जैव भूगोल, आप इसको भी कह सकते हैं, जो कि भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताओं में शामिल होगा, जैसे कुछ वनस्पतियां, वन इत्यादि। तो ये बेसिकली चार पांच चीजें हम लोग इस भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताओं में देखेंगे। अब देखिए, अब हम लोग का पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, हमारा तरीका ये रहेगा दोस्तों कि जैसे अब विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मान लीजिए जियोमॉर्फोलॉजी है, ठीक है। तो जियोमॉर्फोलॉजी है, तो कैसे जो इसमें जो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो जियोमॉर्फोलॉजी में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो जो भूभौतिकी है, आप अगर विश्व को देखेंगे तो आपको विश्व में पर्वत, पठार, नदियां ये सब दिखाई देंगी। तो उनके बनने का तरीका क्या है, तो इनके बनने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज होती है, ठीक है। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग केवल एग्जांपल पे फोकस करेंगे, डिटेल में हम लोग चीजों को देखते रहेंगे, ठीक है। आगे आपको सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से मिलती रहेंगी। तो जैसे जियोमॉर्फोलॉजी हमारा टॉपिक है, तो पहले मान लीजिए अगर हमें समझना है कि आप कह सकते हैं जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पे एक क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें, ये क्वेश्चन रहेगा। अब हम लोग बेसिकली आलोचनात्मक टिप्पणी का मतलब समझेंगे कि जब प्रश्न आता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या किसी सिद्धांत पर आलोचनात्मक टिप्पणी करने का, तो उसका क्या मतलब होता है। यानी जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके बारे में बताइए, उसके पक्ष में तर्क दीजिए कि कौन से सबूत इसको बताते हैं कि हाँ महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वाकई में है, और कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन सा क्रिटिसिज्म है, क्या आलोचना है इस सिद्धांत की। तो हम लोग बेसिकली इन बातों पर फोकस करते हुए हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से क्वेश्चंस उठाएंगे और सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब बात आती है कि देखिए, एक ही चीज में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब आप सिलेबस के अगर एक पॉइंट को टच करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जैसे जियोमॉर्फोलॉजी एक बताया, ठीक है, जैसे मान लीजिए जियोमॉर्फोलॉजी मैंने बताया, अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को ही अगर आप लीजिए, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर आलोचनात्मक टिप्पणी पूछ सकता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके सबूतों को बताइए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ही यूपीएससी यूपीपीसीएस चाहे तो और घुस के पूछ सकता है, इसके जीवाश्मीय सबूतों को बताइए,
इसके जलवायु सबूतों को बताइए। तो जब हम लोग डिस्कशन करेंगे एज अ टॉपिक, तो हम लोग क्या करेंगे, इन चीजों के बारे में भी देखते हुए चलेंगे, ताकि जब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो आप चीजों को लिंक कर पाए। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली हर टॉपिक के सेलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, आपको प्रॉपर डायरेक्शंस दिया जाएगा कि देखो ये इसका आंसर होगा, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। आपके उत्तर में इन कीवर्ड्स का होना बहुत जरूरी है। ये बातें यहाँ पे डिस्कशन की जाएगी कि भैया इस कीवर्ड के बिना आपका उत्तर मजा नहीं देगा। ठीक है, तो हमारा बेसिकली टारगेट दोस्तों यही है, इसमें हमारा टारगेट यही रहेगा कि इसको हम लोग 400 प्लस नंबर भी लाए। अगर हम लोग 400 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो न केवल यूपीएससी बल्कि यूपीपीसीएस दोनों में हम लोग का यही टारगेट रहेगा कि जीएस में कम से कम हमारे 400 प्लस स्कोर हो जाए, और हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में किसी को प्रॉब्लम होगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप समझिए, अभी हम लोग सिलेबस और डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा। तो जैसे फिर से मैं एक और एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन है, यहाँ पर टॉपिक है जो हमारा, विश्व के विभिन्न भागों में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। ठीक है, उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। तो यहां पर हम लोग 2-3 अप्रोच देखेंगे कि जब आपको आंसर आए, मान लो यहां पर क्या पूछ सकता है, बेसिकली द्वितीयक उद्योग में पूछ सकता है ना कि लौह उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, ये कहां पर विश्व में स्थापित हो रहे हैं, ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, एक देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ने लौह इस्पात उद्योग को डिटेल में आंसर लिखा, यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ऐसे ऐसे आंसर लिखना है। लौह इस्पात उद्योग का क्वेश्चन है तो ये आपके आंसर में होना चाहिए। आईटी उद्योग का क्वेश्चन है, तृतीयक उद्योग क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी उद्योग है ना। तो आईटी उद्योग पे क्वेश्चन आए तो ये आपके आंसर में चीजें दिखनी चाहिए। बाकी आपको एक जनरल डायरेक्शन दिया जाएगा कि मान लो भाई लौह इस्पात की जगह अगर कोयला उद्योग आ गया, जैसे प्राथमिक उद्योग आ गया, मान लो कोयला उद्योग आ गया, तो आप आंसर में क्या लिखोगे। मान लो कोई और उद्योग आ गया तो आप आंसर में क्या लिखोगे। तो इस चीज को हम लोग ने जो खास तौर पर मैंने जो कुछ शॉर्टकट बताए हैं, कुछ थ्योरीज बनाई है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर एक थ्योरी होती है 5M थ्योरी, हालांकि ये मैंने नहीं बनाया, मैंने भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, कॉलेज में हम लोग को पढ़ाया गया था आईटी में, हो सकता है आप लोग को भी कहीं ना कहीं पढ़ाया गया ही होगा, हालांकि मैंने भी बताया अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखो 5M थ्योरी। अब 5M थ्योरी में क्या है, मैन है, मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल है, आपका मशीन है, ठीक है, आपका मार्केट है, और आपका मनी है। तो कोई भी मान लो कोई भी इंडस्ट्री है तो इन 5M कारक होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के स्थापित होने। जैसे मैन, मैन मतलब श्रमिक, श्रमिक होना चाहिए तभी उद्योग लग पाएंगे। मटेरियल, मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल, कच्चा माल होना चाहिए तभी हो पाएंगे। तो आप देखो मान लो अगर कोयला उद्योग है तो कोयला उद्योग कहां पर लगेगा, जहां पर उसके लिए कच्चा माल मिलेगा। तो भारत में छोटा नागपुर पठार जहां पर कच्चा माल उपस्थित है वहां पर मिलेगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। मनी, पैसा होना चाहिए। खास तौर पे अगर आप सेकेंडरी उद्योग पे जाओगे, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग पे जाओगे, तो ये उद्योग बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। ठीक है, ये उद्योग बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो यहां पर आप देखोगे ये आपका मनी चाहिए होगा। इसके अलावा आप अगर इसको 6M कर दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। वर्तमान में एक जो कारक और इंपॉर्टेंट है वो है मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो है मैनेजमेंट। तो आप देखोगे इन तरीके से हम लोग बेसिकली एक क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे ये कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, और आपको वहां पर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का तरीका होगा। इसके लिए मैं अगर आपको बताऊं कि हम लोग कौन सा सोर्स यूज कर रहे हैं, तो देखिए हम लोग घटना चक्र, यहां पर आप देख पाएंगे जो मैं आपको बेसिक रिसोर्स दिखा दे रहा हूं, ये घटना चक्र है। ठीक है, और हम लोग बेसिकली अच्छा, इसकी जो भी पीडीएफ है आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप लोग को परेशान नहीं होना है। एक सेकंड, ठीक है, तो यहां पर ये घटना चक्र है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो इसकी पीडीएफ है ना, ये आप लोग को वहां पर शेयर कर दी जाएगी। यहां पर केवल घटना चक्र ऐसा नहीं है कि आके रीड कर दिया जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आप देख पाओगे है ना, जैसे महाद्वीप महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, मान लो ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, मान लो ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि मैं आके रीड करूंगा ऐसे, जैसे आप लोग ने प्री बैच में देखा होगा, वहां भी हम लोग रीड नहीं करते हैं, जो प्री का कैश कोर्स है। पृथ्वी पर सबसे बड़े स्थलीय भाग को महाद्वीप कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, ऐसे नहीं रीड किया जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली सीधा कॉन्सेप्ट पे जाएगा कि भैया देखो बेसिक से आपको चीज यहाँ पर नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब रीड करके यहाँ पे हम लोग डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये बात समझिएगा, बेसिक एकदम नहीं बताने वाले कि देखो महाद्वीप इसको कहते हैं, दुनिया में 5 महाद्वीप हैं,
ऑस्ट्रेलिया है, एक ठो नया महाद्वीप मिलने वाला है, कि दुनिया में 7 महाद्वीप है, दुनिया में 16 महासागर है, दुनिया में 25 महासागर है, ये सारे हम लोग डिस्कशन नहीं करने वाले, ठीक है। हम लोग क्या आएंगे, सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चन पाएंगे कि भैया महाद्वीप बने तो कैसे बने, और उसके लिए कौन सी थ्योरी प्रसिद्ध है, तो कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी पहली थ्योरी है, दूसरी थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, इन दोनों पे हम लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे, एक एक क्वेश्चन देखेंगे, इन क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अदर टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनमें क्या चीज इनसे अलग लिखी जा सकती है, वो शॉर्ट में देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, फोकस क्या करेंगे, खास तौर पे दोस्तों जो भूगोल का पोर्शन होगा, यहां पे हमारा फोकस होगा डायग्राम और मैप बनाकर आंसर लिखने में, ठीक है। तो हमारा फोकस ये बहुत जरूरी होगा कि हम एग्जाम में दिखाएं डायग्राम से कि देखो ये टेथिस सी है, दिखना चाहिए कि पहले पेंजिया था, जब वो पेंथेलासा बना, सॉरी जब पेंजिया था और पेंथेलासा सी से घिरा हुआ था, जब वो आगे गया और दो टुकड़ों में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, जब ये दो टुकड़ों में टूटा तो बीच का जो हिस्सा है वो टेथिस सागर, जहां से अभी हमारा हिमालय, जिसके ऊपर हिमालय उठा है, तो टेथिस सी, ठीक है। तो हम लोग ये डायग्राम्स देखेंगे। इसके अलावा और कौन से डायग्राम बनाए जा सकते हैं जब हम लोग को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ना है, तो हम लोग उन चीजों के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये बात आ गई ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। अभी मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो यूपी पीसीएस का पहले हम लोग देखते हैं, यूपी पीसीएस का 2019 और 2020। तो पहली जो आप देखेंगे दोनों साल 2019 और 2020 में, तो आप देखेंगे 20 में से 9 क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछे हुए हैं भूगोल के। इससे आपको ये बात समझ में आएगी कि भूगोल हमारे लिए कितना जरूरी है सही से पढ़ना, क्योंकि 20 में से 9 क्वेश्चन है, ये आपका सिलेक्शन सीधे सीधे डिसाइड कर देगा कि यार सेलेक्ट होना है तो भूगोल बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो आप देखोगे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, अभी हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। 2019 में 20 में से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2020 में भी आप देखोगे, 20 में भी आप देखोगे तो 20 में से 9 क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए शुरू के 4 क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, ठीक है। यहाँ पर बस बेसिकली मुझे अभी दिखाना है क्वेश्चन आंसर, तो हम लोग जब ये पढ़ेंगे तो डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे 7, 8, 9, 10 है ना, और फिर 16, 17, 18, 19, तो ये आपको देखोगे यहाँ पर 16, 17, 18, 19, 20, बेसिकली 5 क्वेश्चन इधर और 4 क्वेश्चन इधर, 7, 8, 9, 10 और है ना 16, 17, 18, 19, 20, तो टोटल 9 क्वेश्चन 2020 में भी पूछे गए हैं। करंट से जोड़ के कैसे पूछे गए, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये बात को समझिएगा। तो मान लीजिए अगर मैं एक सिंपल सा हिसाब लगाऊं कि भैया ये ज्योग्राफी में किया क्या जाएगा, अगर एक मैं सिंपल सा कैलकुलेशन करूं, जो कि बनिया वाला कैलकुलेशन आप कह सकते हैं, ठीक है। कोई भाई बुरा मत मानना, ये जो कहावतें हैं वो हम लोग यूज करते रहते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो आप देखेंगे जो कैलकुलेशन है, अगर मैं सिंपल सा करूं तो भाई 500 क्वेश्चन मान लो टारगेट है हमारा, मान लो 500 प्लस क्वेश्चन एक बार टारगेट है, यानी पर पेपर हमारा टारगेट है लगभग 130 क्वेश्चन, ये भी मान लो पर पेपर 130 क्वेश्चन टारगेट है, और आता है 20 क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में आते हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब यानी 20 क्वेश्चन में से, अब देखो 20 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन आए हैं आपके भूगोल में यूपी पीसीएस में, ठीक है। 9 क्वेश्चन आए भूगोल में यूपी पीसीएस में, तो यानी आपका यहां पर सीधी सीधी बात है, तो 9/20 गुणे 130, तो मैं इसको 120 कर दे रहा हूं, ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो 9/20, यहां पर 20 होगा, मैं भी कहीं यार इतना क्या है, तो 9/20 यानी 20 में से 9 क्वेश्चन, तो 120 में से हमें कितने क्वेश्चन कराने होंगे, 54 क्वेश्चन। तो लगभग आप मान के चलिए 50 से 54 क्वेश्चन में हम लोग भूगोल का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बस सिंपल सी कैलकुलेशन ये है। एक क्लास में कोशिश यही होगी कि एटलीस्ट 5 क्वेश्चन यानी 5 टॉपिक आपसे 12-15 मिनट में, 15-15 मिनट में 5 क्वेश्चन 5 टॉपिक आपसे डिस्कशन किए जाए, ठीक है। तो 2021 और 2022 जो लोग मेंस लिख रहे हैं 2021-2022 में, वो लोग इस बात का बहुत लाभ उठा सकते हैं कि आपका 500 क्वेश्चन के माध्यम से यूपीएससी यूपी पीसीएस के सिलेबस के हर पॉइंट एटलीस्ट टच जरूर कराए जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आता हूं थोड़ा सिलेबस पे, थोड़ा सिलेबस डिस्कशन करता हूं 2-4 मिनट। तो देखिए सिलेबस हमारा है विश्व के भौतिक भूगोल के मुख्य विशेषताएं, ठीक है। यहां पर अगर मैं दिखाऊं आपको यूपीएससी यूपी पीसीएस में, तो देखिए शुरू के 3 पॉइंट ध्यान से देखिएगा आप लोग। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, ठीक है, पूरा दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उद्योगों को स्थापित करने वाले कारक, और भूकंप सुनामी इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। तो ये 3 टॉपिक आप देखेंगे अगर मैं यूपीएससी का सिलेबस दिखाऊं, ठीक है। तो शुरुआत के जो 3 टॉपिक हैं यूपी पीसीएस के सिलेबस के, वही है केवल इसमें शामिल, ठीक है। तो केवल वही के वही शामिल है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है,
ठीक है। यानी अगर हम बात करें यूपीएससी यूपीपीसीएस के सिलेबस में डिफरेंस, तो हम इस बात को देख पाएंगे कि यूपीपीसीएस का सिलेबस बड़ा है। यूपीपीसीएस में ये 3 पॉइंट तो है ही, स्टार्टिंग के 3 पॉइंट जो यूपीपीसीएस के हैं, यही हो गया यूपीएससी का सिलेबस। ठीक है, तो यही हो गया सिलेबस। अब कई लोग कहते हैं सर ये क्लासेस यूपीएससी की चलेंगी कि यूपीपीसीएस की, आप बताओ फायदा किसमें है ना। यूपीपीसीएस का पढ़ेंगे, यूपीपीसीएस के आधार पे क्वेश्चन जो होगा यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों को देखते हुए चलेंगे, बैलेंस करते हुए चलेंगे कि हाँ भाई यूपीएससी में क्वेश्चन अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पूछेगा तो किस तरह से पूछेगा, यूपीपीसीएस में पूछेगा तो किस तरह से पूछेगा। अभी वही सब तो हम लोग एनालिसिस करने आए हैं, तो इस आधार पे हम लोग प्रयास करेंगे टॉपिक डिस्कशन करने का। ठीक है, तो देखो 3 टॉपिक स्टार्टिंग के यूपीएससी के सिलेबस में है, बाकी चीजें अलग है। तो भारत के समुद्री संसाधन और उनकी क्षमता, ठीक है, ये चीजें अलग है। अब देखना थोड़ा सा, अगर मैं यूपीपीसीएस के पहले कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूं एक बार, तो आप इस बात जो मैं कहना चाह रहा हूं थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, फोकस करेंगे। तो यूपीपीसीएस में हर साल लगभग जो अलग टॉपिक है, यूपीएससी से जो अलग टॉपिक है उससे प्रश्न जरूर पूछा है, अच्छी खासी संख्या में पूछा है। तो अलग टॉपिक क्या है पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो अलग टॉपिक में आप पहला देखोगे, ठीक है, मैं यहां से हट जाता हूं सामने, ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख पाएंगे, ज्यादा क्लियर कट आपको दिखाई देगा। तो अलग टॉपिक आप देखोगे तो भारत के समुद्री संसाधन और उनकी क्षमता, ये एक टॉपिक अलग है। अब आप अगर थोड़ा सा यूपीपीसीएस का अगर पेपर देखिए, ठीक है, 2018-2019 का हम लोग पेपर देखते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे महासागरों में ऊर्जा संसाधन तथा भारतीय तटीय क्षेत्र में उनकी संभावनाओं की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। देखिए 12 नंबर पे एक क्वेश्चन जो यूपीएससी वाले से अलग था, ऊर्जा संसाधन महासागरों में भारतीय तटीय क्षेत्र में, वो यहां पर पूछा गया है। ठीक है, तो ये बात देख रहा होगा आपको। फिर आप देखेंगे 2000 ये 2020 का क्वेश्चन था, सॉरी, है ना। अब 2000 जो ऊपर वाला था ये 2019 का था, ठीक है, मैं पहले यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, ये 2019 का क्वेश्चन था। ठीक, 2020 वाले में अगर आप देखेंगे, है ना, फिर से हिंद महासागर, मैं यही दिखाना चाहता हूं, हिंद महासागर के संसाधनों के शोषण उपयोग से जुड़ी विभिन्न पारिस्थितिकी समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो आपको दिख रहा है फिर से हिंद महासागर के संसाधन। तो आप इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, जो यूपीएससी से अलग सिलेबस है, अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, मैं ताकि डिस्कशन करूं कि हम लोग यूपीपीसीएस के लिए किस बात पे फोकस करेंगे। मानव प्रवास टॉपिक आपको दिख रहा है, विश्व की शरणार्थी समस्या भारत पर ध्यान देने के साथ। आप अगर 2018-19 का क्वेश्चन देखिए तो क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी 20 का, विपरीत प्रवास क्या है, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। और आप सिलेबस वापस देखिए, अगर थोड़ा सा हम लोग सिलेबस वापस देखें तो सिलेबस में क्या है, ठीक है, मानव प्रवास भारत पर ध्यान देने के साथ साथ विश्व की, यहां पर, ठीक है, आपको एक क्लियर कट दिख रहा होगा। सिलेबस में क्या है, उत्तर प्रदेश के भूगोल का विशिष्ट ज्ञान, सिंचाई के स्रोत, यही है ना। आप दोनों साल देखिए कि क्वेश्चन सिंचाई के स्रोत पर पूछा हुआ है। अगर आप देखेंगे 2019 में, तो 2019 में क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाओं का 100 उदाहरण, वो जो है ना, बताइए 100 उदाहरण वर्णन कीजिए। दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर, ठीक है, हाँ सॉरी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, नीचे है, थोड़ा सा स्लो ट्रांसमिशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप देख के समझेंगे। उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाओं का 100 उदाहरण सहित विवरण दें, जैसे शारदा नदी परियोजना, ये सब वो सब। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लियर कट क्वेश्चन पूछ रहा है जो सिलेबस के अलग से है। आप देखिए, नगरीकरण को परिभाषित कीजिए, बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की विवेचना कीजिए, ये यहाँ पर टॉपिक है, नगरीकरण को परिभाषित कीजिए, बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की विवेचना कीजिए। अगर आप सिलेबस देखेंगे यूपी का, ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम दे दूंगा ताकि पन्ना आ जाए वापिस। तो सिलेबस में क्या है आप देख पाएंगे, जनसंख्या और बस्ती शहरीकरण, ठीक है, शहरीकरण। तो आप देखोगे, अगर आप एनालिसिस करोगे ना पेपर का, तो आपको ये बात समझ पाएगा जो यूपीपीसीएस जो क्वेश्चन पूछ रही है वो सामान्यतः इन टॉपिक से जरूर टच कर रही है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं जब 2020 में जब यूपीपीसीएस मेंस लिखने गया, ठीक है, जिससे मेरा चयन भी हुआ, तो मैंने ये वाले टॉपिक अलग से पढ़े ही नहीं। ठीक है, तो ये बात समझिएगा, मैं ये वाले अलग से पढ़े ही नहीं, तो मुझे थोड़ी सी वहां पे प्रॉब्लम फील आई। मैंने ये टॉपिक देखा, मुझे एग्जैक्टली मुझे पता ही नहीं था कि यूपीएससी यूपीपीसीएस का सिलेबस अंतर है। मुझे बस इतना पता था कि यूपीपीसीएस वाले में यूपीएससी प्लस यूपी इंक्लूड होगा, और क्या होगा, मैक्सिमम तो यही होगा। हालांकि क्वेश्चन हमारे सारे हो जाएंगे, जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसमें किसी में भी रॉकेट साइंस नहीं है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्यतः उससे हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन आप अगर चीजों को टच करके जाते हो, अगर आप पढ़ के जाते हो, जैसे आप पढ़ के गए हो कि सीमा और सीमांत, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के संबंध में सीमा और सीमांत, और आप एग्जाम में प्रॉपर सीमा और सीमांत बना के आते हो, ठीक है, आप एग्जाम में प्रॉपर सीमा और सीमांत यहाँ पर बना के आते हो, एग्जामिनर को दिखाते हो कि देखो भाई ये है, क्या कहते हैं, ये हमारा भारत है, ठीक है,
थोड़ा सा अभी इस पे बनाने की आदत नहीं पड़ी है, तो मान लीजिएगा ये भारत है। तो ये हमारी सीमाएं हैं जो लाल लाल पेन से बनाई, और जो यहाँ पर ये कर दिया, ये हमारा सीमांत है। ठीक है, ये हमारा सीमांत है ऊपर ऊपर। ठीक है, तो आप अगर ये चीजें बना के आते हो, ये चीज आप स्पेशल अगर पढ़ के जाते हो एग्जाम में, तो आपके नंबर सीधी सीधी बातें बढ़ेंगे। कोई माई का लाल आपके नंबर रोक नहीं सकता एग्जाम में। तो मैं जो सजेशन दूंगा, जो लोग यूपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी साथ में करते हैं, ठीक है, तो उनको मेरा सजेशन यही रहेगा। हालांकि हम लोग इस क्रैश कोर्स में तो चीजें डिस्कशन ही करेंगे, आप ये बिंदु, जो 6 बिंदु अलग से हैं, ये जरूर पढ़ के जाएगा। ठीक है, तो जो शुरू के 3 बिंदु हैं वो कॉमन, बाकी ये 6 बिंदु हम अलग से यूपीपीसीएससी स्पेशल इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्मार्ट शहर, स्मार्ट गांव, आप देखिए एकदम एग्जैक्ट इसी तरह से क्वेश्चन ही पूछा है। आप देखेंगे ना तो क्लियर कट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा दिखा दूं आप लोग को, है ना। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, देखिए दिख रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना हेतु चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा समझिएगा, इस बात की फील लीजिएगा कि जो अलग से दिया है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सिलेबस में एक बार थोड़ा सा देखेंगे वापस सिलेबस। ठीक है, तो मैं बेसिकली लिंक कर रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे यहां पर देखिए आप, है ना, उत्तर प्रदेश के भूगोल का विशिष्ट ज्ञान, मानव और प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्य जीव, खान और खनिज, सिंचाई के स्रोत। तो अभी हम लोगों ने देखा सिंचाई के स्रोत पे क्वेश्चन था सीधे सीधे, है ना। फिर हम लोगों ने देखा कि आप यहाँ पर देखेंगे बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट पे क्वेश्चन था। तो क्या है बेसिकली, बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट के प्रमुख स्थलों की अवस्थिति, ये क्वेश्चन है ना। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के पर्यटन सर्किट के प्रमुख पर्यटन स्थलों की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। तो आप देखिए सीधी बात है, अवस्थिति का वर्णन करना है। बेसिकली क्या है, ये उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान है। तो ये बात समझिएगा, हर बार जितने आप देखोगे नीचे टॉपिक है, सारे सारे पूछ रहा है, एक दो चीजों को छोड़ के। जैसे ज्वालामुखी के उद्गार के कारणों की विवेचना कीजिए, लावा निक्षेपण से बने स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन तो भाई सीधी बात है, यूपीएससी के सिलेबस से मैच कर गया। लेकिन बाकी आप 5 क्वेश्चन देखोगे, विपरीत प्रवास, हिंद महासागर के संसाधनों का शोषण, सिंचाई में परिवर्तन, सीमांत और पर्यटन, तो ये टू द पॉइंट सिलेबस के क्वेश्चंस हैं, टू द पॉइंट है। कोई मना नहीं कर सकता कि यूपीएससी में ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। यूपीएससी में भी भाई यूपीएससी को छूट है, धरती के नीचे जो चीजें यूपीएससी पूछ सकता है। यूपीएससी का पेपर हम देखेंगे तो और बौखला जाएंगे भाई क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यूपी पीसीएस का पहले हम लोग देखते हैं, अब हम लोग आते हैं थोड़ा यूपीएससी का पेपर को देखने में। ठीक है, तो आप ये बात को समझेगा कि बहुत अच्छा खासा वेटेज है, 9 क्वेश्चन हर बार जनरली इसमें पूछे गए। ठीक है, ठीक है, तो लगभग 9 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हर बार। अब हम थोड़ा सा यूपीएससी का एक बार पेपर देखते हैं, तो और हमारे थोड़ा सा दिमाग खुलेगी। जैसे आप देखोगे 2020 का, ठीक है, यूपीएससी 2020 का अगर आप पेपर देखोगे तो आपको टोटल 8 क्वेश्चन मिलते हैं 20 में से यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन मिलते हैं भूगोल के। अब ये क्या है, तो थोड़ा सा इसको देखिए एक बार। परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकी अभिलक्षणों का विवेचना कीजिए, जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सरकम पैसिफिक जोन, ये हमारा क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायविक सीमाएं नहीं होती हैं, उदाहरणों सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। तो आप देख पाएंगे ना क्वेश्चन क्या है, बेसिकली यहाँ पर थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। सामान्यतः जब लोग पढ़ते हैं, जैसे देखिए मैं क्यों कहता हूं कि ये बैच बहुत अच्छा है, आप लोग अगर मेंस लिखने जा रहे हैं तो ये बैच आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जब हम लोग मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे मान लो ये टॉपिक कहीं भी कोचिंग में पढ़ाया जाता है तो टॉपिक क्या पढ़ाया जाता है, देखो भैया मरुस्थलीकरण क्या है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में एकदम रटाया जाता है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो भू निम्नीकरण होता है उसको कहते हैं मरुस्थलीकरण, यही तो करवाया जाता है कोचिंग में, यही कराया जाता है। बता देंगे मरुस्थलीकरण के कारण क्या है, तो ऐसे बता देगा मानव जनित कारण, और बता देगा आपका प्राकृतिक कारण, यही तो, ऐसे ही तो डिस्कशन होगा। तो मानव जनित कारण में खनन, ये सब ऐसा बता देगा। क्वेश्चन देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन, यहां पर आपको सोचना पड़ता है, यहां पर आपको सोचना पड़ता है। उदाहरणों सहित औचित्य सिद्ध करें, क्वेश्चन कह रहा है मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायविक सीमाएं नहीं होती है। यानी सामान्यतः क्या होता है, हम ऐसा मानते हैं कि मरुस्थलीकरण सामान्यतः क्या होगा, मरुस्थल के आसपास मरुस्थलों का विस्तार। एक तो मरुस्थलीकरण ये हुआ कि जैसे मान लो भारत में थार रेगिस्तान है, ठीक है, तो मान लीजिए भारत में थार रेगिस्तान है अगर, है ना, इसको मिटाता हूं एक बार। ठीक है, तो भारत में मान लो यहाँ पे थार रेगिस्तान है, ये एरिया। अब थार रेगिस्तान अरावली की तरफ अगर विस्तार हो रहा है तो ये भी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है। यहाँ पर भू निम्नीकरण यानी मरुस्थलों का विस्तार, तो ये भी तो मरुस्थलीकरण हुआ। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है ये केवल जलवायु सीमा से बदले नहीं, यानी कह रहा है कि केवल मरुस्थलों के आसपास का क्षेत्र मरुस्थलीकरण नहीं हो रहा है, बहुत सारा ऐसा जगह जहां पर भूमि शुष्क एवं अर्धशुष्क है
और निम्नीकरण हो रहा है वो मरुस्थलीकरण है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई, बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे आप देखोगे अगर आप गुजरात आसपास क्षेत्रों में जाओगे तो वहां पर मरुस्थलीकरण क्यों हो रहा है? वहां पे मरुस्थलीकरण हो रहा है समुद्री प्रभाव के कारण। आप देखोगे, अगर आप देखोगे छोटा नागपुर पठार और उसके आसपास के क्षेत्रों में अगर भूमि निम्नीकरण देखोगे तो वहां पर क्यों हो रहा है? वहां पर हो रहा है खनन प्रक्रियाओं के कारण। कई जगह मरुस्थलीकरण, जैसे खासतौर पर अगर आप देखोगे दिल्ली, इवन दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखोगे अरावली रीजन पे, तो मरुस्थलीकरण का एक प्रमुख कारण क्या है? एक प्रमुख कारण है चराई। ठीक है, चर चर के पेड़वा उड़वा सब नोच डलना ससुर लोग खा गई ना, तो वो कारण मरुस्थलीकरण उससे फैल रहा है। ठीक है, तो ये बात समझिएगा कि यूपीएससी का क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा नहीं है। यूपीएससी यूपीपीसीएस में आप क्वेश्चन देखेंगे तो यूपीएससी वाले क्वेश्चन थोड़े से इनडायरेक्ट है, थोड़ा थिंकिंग डिमांड करते हैं। ठीक है, थोड़ा डिम डिमांड करते हैं कि जलवायु सीमाएं नहीं होती है। ठीक है, जलवायु सीमाएं नहीं होती, यानी केवल मरुस्थल के अगल बगल नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है, जहां भी शुष्क क्षेत्र है वहां पे हो सकता है। बेसिकली आपको बेसिक डिफिनीशन में जाके सोचना होगा। सीधे सीधे कोचिंग वाले आपको नहीं बताएंगे कि हाँ देखो ये क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये आपको लिखना है। तो मेरे हिसाब से ये जो बैच है इसका सबसे बड़ा फायदा है कि हम लोग प्रॉपर थिंकिंग डेवलप करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने वही कहा, एक लिमिटेशन जो हमारे पास है कि हमारे पास मैक्सिमम 52 टॉपिक होंगे, मैक्सिमम 52 टॉपिक। ऑब्वियस सी बात है, इससे ज्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। कोशिश मैं ये करूंगा प्लस आपको कुछ 25-30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और होमवर्क दे दिए जाएंगे जो आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। कंटेंट मटेरियल आपके सामने जो घटना चक्र है वो हमारा बेसिक कंटेंट मटेरियल होगा। क्यों? देखिए, घटना चक्र में क्या है ना, टॉपिक सीधे सीधे टू द पॉइंट यहां पर दिए हुए हैं, तो हमें इधर उधर देखो भाई, अभी यूपीएससी हिंदी का ना इतना बजट है, ना हमारे पास इतनी व्यवस्था है कि हम अपनी बुकलेट्स और बाकी चीजें बनवा सकें, सीधी बात है। तो हमें एक बेसिक सोर्स चाहिए। एक बेसिक सोर्स में एक इजी अवेलेबल जो हमारे पास हैंडी सोर्स है वो घटना चक्र, लेकिन इसमें काफी सारी कमियां हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे यहीं पर, अगर अगर मैं यहीं पर बात करूं तो देखो, हम लोग ने तो खैर चीजें ऐड कर दी है जिससे इंग्लिश मीडियम को भी थोड़ा आसानी होगा। इंग्लिश मीडियम डरना नहीं, कोई दिक्कत आएगी सीधे कांटेक्ट कीजिए, बताइए कि सर हमें ये दिक्कत फील आ रही है, तो अगले वीडियो में इसको इंप्रूव करने का प्रयास किया जाएगा। मैं पूरा इंग्लिश तो बोल नहीं पाऊंगा, मेरी औकात नहीं है भाई इंग्लिश बोलने की। ठीक है, तो हिंदी में कीवर्ड्स यूज कर करके हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, तो परेशान नहीं होना है। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे ना घटना चक्र में, जैसे आप देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पर अगर अगर मैं बात करूं, इवन मैं बात करूं अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की ही बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कि जैसे अब मान लो यही, जैसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है जो दूसरा है, तो यहाँ पर इसका आलोचना जो दिया है वो 1.2 पॉइंट में निपटा दिया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आलोचना के वो एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पर बताया नहीं है। तो हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पर चीजें एड ऑन करते हुए चलेंगे। जैसे कई लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि सर हमने घटना चक्र मेंस वाली लाई तो है लेकिन वो कंटेंट सही नहीं है, क्योंकि भैया कोचिंग वोचिंग मान लो जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा, कोचिंग वोचिंग पढ़ा होगा, तो उसके लगेगा यार ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ससुरे छोड़ दिए। ठीक है, तो भाई सीधी बात है, वहां पर हम लोग इन चीजों को एड ऑन करते चलेंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो, वो हिस्ट्री हो, आईआर का सेक्शन हो। घटना चक्र की जो कमियां हैं वो भी हम लोग भरते हुए चलेंगे, डिस्कशन करते हुए चलेंगे, तो हम लोग ऐसे सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको यूपीएससी यूपीपीएससी का मैंने सिलेबस डिस्कशन कर दिया और आपको ये चीजें समझ में भी आ गई होंगी कि भूगोल कितना इंपॉर्टेंट है। एक चीज जो मुझे और सिलेबस से दिखानी है, ठीक है, एक चीज जो मुझे और यहाँ पर ऐड करना है, आप इसको देखिए थोड़ा सा। अगर आप सिलेबस का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे ना, ये जो भूगोल है, खासतौर पे भूगोल क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भूगोल देखो जीएस पेपर 1 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, नो डाउट, डायरेक्ट है, सिलेबस ही आपके सामने भाई, इससे ज्यादा जरूरी चीज क्या हो सकती है। 9 क्वेश्चन पूछ रहा है ससुरे, वहां 8 को पूछ रहे हैं, तो मतलब आप देखो कितना वेटेज है, 20 में से 8 यानी 40% वेटेज है ना। इसमें लगभग 45%, लगभग क्या, एग्जैक्टली 45% वेटेज आपको यूपी पीसीएस में मिलता है। एक चीज जो और यहां पर इंपॉर्टेंट है भूगोल में, आप देखोगे जीएस पेपर 3, अगर आप देखो जीएस पेपर 3 देखो, तो जीएस पेपर 3 में जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे जीएस पेपर 3 क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आपदा प्रबंधन, यही तो है जीएस पेपर 3 में, ये दोनों चीजें हैं। तो आपदा प्रबंधन, अब कौन सी आपदा पूछेगा, यही तो पूछेगा, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात, इंपॉर्टेंट भूभौतिक घटनाएं, यही तो आपदा है। तो आप जो भूगोल में डायग्राम्स पढ़ोगे यहां पर लिंक करोगे। ठीक है, जैसे आप देखो क्या है वहां पर, डिजास्टर मैनेजमेंट, वहां पे पारिस्थितिक तंत्र भी है। ठीक है, जीएस पेपर 3 में यहां पर क्या है, देखिए इसको, वनस्पति एवं प्राणी जगत। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको, अब भाई हट जा, हट जा भाई, इनाई हटी, कौन बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या है, वन, स्क्रीन कनेक्शन है, हट गया, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा।
यहां पर आप देखेंगे जो यहाँ पर पूरा है, अब आ गया सही से, वनस्पति एवं प्राणी जगत, ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। तो भैया जब वनस्पति और प्राणी जगत में परिवर्तन, जब हम लोग हिप को पढ़ेंगे, HIPPCO, ठीक है, हिप को अभी मैं सारा चीजें डिस्कशन करेंगे, बना पाएंगे। तो क्या है बेसिकली, जीएस पेपर 3 में जोड़ो, आपदा प्रबंधन से जोड़ो, आप जैव विविधता से जोड़ो, बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन से जोड़ो। तो हम लोग सिलेबस को इंटरलिंक करते हुए भी यहाँ पर चलेंगे कि देखो ये चीज GS 3 में इंपॉर्टेंट है, GS 1 में इंपॉर्टेंट है, 2 में इंपॉर्टेंट है, तो यहां से लिंक करते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप देख पाओगे यहाँ पर सीधे सीधे जो टॉपिक के क्वेश्चन है वो तो करा ही जाएंगे सीधे सीधे, जैसे भारत के समुद्री संसाधन और उनकी क्षमता, मान लो ये टॉपिक है, तो यहाँ पर सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत के समुद्री संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, मान लो यही क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर हम ये समझ जाएंगे कि भैया समुद्री संसाधन में दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर जैसे हम लोग सीधे समझ जाएंगे कि भाई समुद्री संसाधन है तो दो चीजें हो सकती हैं, एक हो गई आपकी जैव संसाधन यानी बायोटिक रिसोर्सेस, और एक हो गया आपका एनर्जी रिसोर्सेस। या फिर आप यहाँ पे एनर्जी ऐसे मत लिखिए, आप ज्यादा अच्छा है कि आप लिख दीजिए बायोटिक और नॉन बायोटिक, ऐसे ऐसे लिख दीजिए, बायोटिक रिसोर्सेस और नॉन बायोटिक रिसोर्सेस। अब नॉन बायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएगा आपका जो खनिज है ना, आपका आ जाएगा खनिज संसाधन, और यहाँ पर आ जाएगा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, और बायोटिक जो रिसोर्स है यानी जो जैव संसाधन है, उसको आप अलग अलग यहां पर भी बांट सकते हैं कि प्लैंकटन है, तैरक है, नेक्टर्स है, ठीक है, बेंथस है, तो इनको भी आप अलग अलग यहाँ पर डिवीजन कर सकते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे करेंगे कि टिप्पणी मान लो पूछ ही दिया कि भारत के समुद्री संसाधनों पर टिप्पणी करें, तो अब आप क्या लिखोगे आंसर, आपको लिखना है, मान लो आपको लिखना है 200 शब्दों में कि भारत के समुद्री संसाधनों पर टिप्पणी करें, आपको 200 शब्दों में लिखना है, क्या लिखोगे आंसर, कैसे 200 शब्दों में आप सारा चीज समझाओगे। तो ये जो ध्रुव बैच होगा, यहां पर हम लोग इस बात पे भी फोकस करेंगे कि हाँ भाई आपको समझाना है 200 शब्दों में, तो आप क्या समझाएंगे, आप एक इंडिया का एक तो पहले मैप बना सकते हैं, या भाई समुद्री पूछा है तो काहे लिए इतना मैप बनाना, देखो ये सब चीजें हमें जाननी पड़ेंगी, एक एक चीज जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे सब आपको जाननी पड़ेगी, और मैं तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है इस प्लेटफॉर्म का। तो जैसे अब भाई लोग क्या करते हैं, मान लो समुद्री संसाधन पे क्वेश्चन पूछा कि भारत के प्रमुख समुद्री संसाधनों को बताओ, तो लोग क्या करते हैं, पूरे इंडिया का एक मैप ड्रॉ कर देंगे, है ना, कुछ नहीं, सीधे सीधे ये ड्रॉ करो, जो समुद्री हमारा जो समुद्री सीमा है सीधे सीधे वही ड्रॉ करिए, क्या जरूरत है पूरा डिस्कशन करने की, क्यों पूरा इंडिया का मैप बनाना है, यहां पर सीधे सीधे बताइए कि भैया ये हमारे पास जो है, और अंडमान निकोबार को बताना बनाना नहीं भूलना है, लक्षद्वीप को बनाना नहीं भूलना है। ठीक है, अब यहां पर आप रिसोर्सेज दिखाइए कि भैया यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर प्लैंकटन्स और बाकी मन्नार की खाड़ी में पूरा जैव विविधता है, बहुत ज्यादा जैव विविधता रिसोर्सेज है, बॉम्बे हाई में पेट्रोलियम है। ठीक है, इन चीजों को इस तरह से आपको एग्जाम में बताना है, इस तरह से एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और जब आप ऐसे डिस्कशन करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं कि भैया ये हमारा महाद्वीपीय नितल है, ये हमारा समुद्र है, ठीक है, तो यहां पर ये समुद्र है, तो यहां पर जो समुद्री खाइयां होती हैं और जो समुद्री उभार होते हैं, तो वहां पर भी क्या होते हैं, कोबाल्ट और जिंक ये सब पाए जाते हैं, बेसिकली पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, या तो आप इस डायग्राम को अगर मिटा दो, ठीक है ना, इस डायग्राम को अगर आप यहाँ पर मिटाइए और यहाँ पर लिख दीजिए कि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं भैया, पाए जाते हैं पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स, ये यहाँ पर बता दीजिए। ठीक है, तो PMN ये तरीका होगा हमारा चीजों को संक्षेप में लिखने का, ये हमारा तरीका होगा कि भारत के समुद्री संसाधनों पर टिप्पणी करने अगर आ गया 200 शब्दों में, तो कैसे हम अपनी पूरी जानकारी उड़ेल सकते हैं केवल ऐसे डायग्राम और फ्लो चार्ट के माध्यम से, ना आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा और नहीं आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा आंसर लिखने में। तो ये सब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अब मैं बता रहा हूं आपसे कि आपको यूटिलाइज कैसे करना है, ये बैच आपके लिए बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, थोड़ा सा इस बात को आप लोग देखिए एक मिनट, है ना। तो जैसे देखो इस बैच में मैं पहले आपसे बता रहा हूं कि यार आप लोग को ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे मॉडल आंसर मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, जो पीडीएफ है ये तो आप लोग को दिया जाएगा, प्रॉपर जो नोटेड डाउन पीडीएफ है, जो एडिटेड पीडीएफ है, जो एड ऑन किया गया वो पीडीएफ तो आप लोग को दिया जाएगा। करना यह है, जैसे यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, मान लो जैसे अभी मैं इतना डिस्कशन किया, तो कई महानुभाव हमारे जो दोस्त होंगे मस्त आराम से बैठे होंगे पलथी मार के, सर तो बता ही रहे हैं, सुन लूंगा एक बार और सुन लूंगा, और टालने की आदत मिल जाएगी। जो एक अच्छा इंसान होगा और कमेंट सेक्शन में बताएगा किसने अब तक ऐसा ऐसा किया, कौन अब तक मजे से क्लास नहीं देख रहा था, कौन ऐसा कर रहा था, आप लोग को नोट डाउन करना है तुरंत 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 तुरंत। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये मैप बनाया मैंने,
कार्ड भी नहीं थे तो वाईफाई, ये ससुर लोग कॉल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करने दीजिए। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, मान लो आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है तुरंत तुरंत। जैसे मान लो अगर मैंने मैप बनाया, मैंने इंडिया का मैप बनाया, तो आपको भी क्या करना है, तुरंत तुरंत इसको नोट डाउन करते रहना है, तुरंत तुरंत। यहाँ पर तुरंत आपको इंडिया का मैप बनाना है, जो यहाँ पर नोट कराऊंगा, बोलते रहूंगा, पढ़ाते पढ़ाते मिटाते रहूंगा, आप लोग को क्या करना है, वहां पे तुरंत तुरंत नोट डाउन करते रहना है। वेट नहीं करना है कि हम आराम से बैठ के नोट करेंगे दूसरी तीसरी बार। गंदी राइटिंग में नोट करिए, जैसे लिख पा रहे वैसे नोट करिए, क्यों पता है एग्जाम में यही चीज याद आएगी, यही चीज लिखना रहेगा एग्जाम में। तो जैसे टू द पॉइंट हम लोग बात भी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अब स्टार्ट ही करते हैं, ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक दो क्वेश्चंस के माध्यम से, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हमारा पहला टॉपिक है, तो हमारा पहला टॉपिक है भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, यही तो है ना, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। यहाँ पे दे दिया है भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, यानी मेन फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। एक सेकंड का ब्रेक, मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ, तब तक आप लोग यहाँ पर टॉपिक देखिए। तो तो मान लीजिए क्वेश्चन आ जा रहा है कि भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, मान लीजिए ये हमारे पास टॉपिक है, पहला सिलेबस का पहला पॉइंट है। तो यहाँ पर सीधी बात है भैया, अगर मैं बात करूं भौतिक भूगोल की, ठीक है, और भौतिक भूगोल की मेन विशेषताओं की बात करूं, तो मैंने आपको 5 चीजें डिस्कशन की कि इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैव भूगोल, एक शॉर्टकट में जैव 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 विशेषताओं को देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी, यानी जलवायु, विश्व की कुछ खास जलवायु की विशेषताओं को देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे भूभौतिकी, यानी जियोमॉर्फिक, मैं इसको पन्ना ही ऐड कर देता हूँ ताकि साफ सुथरा हो जाए। हाँ, तो जो हमारा इसको मैं एक जगह ही लेते जाता हूँ। तो ऐसे नोट डाउन आपको तुरंत तुरंत साथ में करते जाना है, ठीक है। तो हम लोग जियोमॉर्फिक विशेषताओं को देखेंगे। हम लोग देखेंगे यहाँ पर जैव हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हम लोग यहाँ पर देखेंगे इन्वायरमेंटल, यानी पर्यावरणीय विशेषताओं को देखेंगे, ठीक है। और हम लोग देखेंगे सामुद्रिक विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर है, अब मैं बात करूं अगर भौतिक भूगोल की, तो यहाँ पर आप देखोगे बेसिकली हम लोग को 3 ऑर्डर के यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अगर मैं विश्व की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे लैंडफॉर्म एंड स्केल्स लिखा हुआ है, 3 ऑर्डर के लैंडफॉर्म दिखाई देते हैं। अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो एक होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर का लैंडफॉर्म। देखो ये बात समझना, ये क्रैश कोर्स है, यहाँ पर इस बात की उम्मीद एकदम मत रखना कि आपको भूगोल क्या है, भूगोल मतलब भूमि गोल, मानव का आवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन है, वो क्लास 10th वाला काम नहीं चलेगा कि ऐसे हाथ ऐसे जेब में रख के भूगोल का मतलब ई होता है, इन वैज्ञानिक के अनुसार भूगोल का मतलब ई होता है, और ऐसे ऐसे भूगोल से ये तात्पर्य है, भूगोल से हम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। यहाँ पर ये सब बकैती नहीं होगी, सीधे सीधे टू द पॉइंट। समझने के लिए जो बेसिक चीजें होंगी, बैकग्राउंड होगी, वो थोड़ी सी बताई जाएगी कि हाँ भैया देखो ये बैकग्राउंड है, ये यहाँ पर देख लो। तो आप देखना क्या है, तो 3 ऑर्डर के आपको रिलीफ मिलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के रिलीफ अगर आप विश्व को देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको समुद्र दिखाई देगा, महाद्वीप दिखाई देंगे। तो समुद्र और महाद्वीप को हम लोग बेसिकली सबसे ब्रॉडेस्ट आपका हम लोग क्या करते हैं, इसको कैटेगराइजेशन करते हैं समुद्र और महाद्वीप को। तो एक तो कॉन्टिनेंटल लैंडमास मतलब महाद्वीप, एक आपको दिखेगा ओशियन बेसिन मतलब महासागर। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रिलीफ होगा, ठीक है। सेकंड ऑर्डर का अगर रिलीफ की मैं बात करूं तो आपको यहां पर दिखाई देता है पर्वत, पठार, है ना, जैसे महाद्वीपों के अंदर, यानी प्राइमरी लैंडफॉर्म के अंदर जो लैंडफॉर्म दिखते हैं वो हमें दिखते हैं सेकंड ऑर्डर के लैंडफॉर्म, यानी पर्वत, पठार, ठीक है, आपका घाटियां, तो ये आपके हो गई, ठीक है, माउंटेन रेंजेस, प्लेटूस, प्लेन्स एंड लोलैंड्स, ये आपके हो गए सेकंड ऑर्डर के रिलीफ। और थर्ड ऑर्डर के मैं रिलीफ की बात करूं तो एक स्पेसिफिक लोकेशन, घाटियों के अंदर की लोकेशन या पर्वतों के अंदर का एक स्पेसिफिक माउंटेन जो है वो आपका हो जाएगा थर्ड ऑर्डर का रिलीफ। जैसे कोई बाढ़ का मैदान हुआ, कोई झील हुआ, ठीक है, बीच हुआ, है ना, जहां पर, है ना, जाते हैं हम लोग, फिर ड्यून्स हुआ, वैलीज हुई, तो ये सब बेसिकली क्या है, ये सब है आपका थर्ड ऑर्डर के रिलीफ। इन्हीं थर्ड ऑर्डर के रिलीफ जो अभी वर्तमान में बने हैं, ठीक है, जो आपको दिखाई देते हैं पृथ्वी पे, इनके लिए बहुत सारी छोरियां चलती हैं इन रिलीफ्स को प्रूव करने के लिए, ठीक है, बहुत सारी छोरियां चलती हैं जो इन रिलीफ्स को प्रूव कर रहा है। तो देखो हमारा ये स्टार्ट हो गया
विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं हम लोग की स्टार्ट हो गई। तो ये बात समझेगा। तो हमने पहले पृथ्वी को देखा, दिखा रही यहाँ पर्वत है, यहाँ पठार है, यहाँ तो है, यहाँ तो वो है। इस चीज को समझाने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, अलग अलग दिमाग लगाए, है ना, कि यार इसको तो ऐसा कहते हैं, इसको तो ये जो पर्वत दिखता है वो इस कारण से बना है, ये पर्वत इस कारण से बना है। कुछ लोग कहते हैं पहले क्या वो था, भगवान आए, भगवान ने पर्वत का निर्माण कर दिया। कुछ लोग कहते हैं एक बड़ा सा उल्का पिंड है, वो गिरा, उसने कुछ निर्माण कर दिया। अलग अलग सब लोग लॉजिक देते हैं, जो वर्तमान में हमारे पास चीजें दिखती हैं। तो जो दो प्रमुख हमें लॉजिक पढ़ने हैं, जो बहुत फेमस है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, जो दो हमें प्रमुख लॉजिक यहाँ पर पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपके हैं। पहला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो पहला हमारे पास ये है, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सीडीटी। सीधे सीधे शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। और जो हमें दूसरा पढ़ना है यहाँ पर, वो हमें पढ़ना है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये दो चीज हमें यहाँ पर पढ़नी है। अब हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की, ठीक है। तो यहां पर हम सीधे सीधे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन पहले नोट कर लो, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, तब हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे, ज्यादा इजी रहेगा, है ना। यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। हाँ, जैसे ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्या महाद्वीपों का विस्थापन होता है, यदि हाँ तो वेगनर ने इसे किस प्रकार प्रमाणित किया, स्पष्ट कीजिए, ठीक। दूसरा एक जो क्वेश्चन सीधे सीधे मैं नोट कर रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। मैं बोल रहा हूं, आप लोग नोट करते रहेंगे, ठीक है, बेसिकली, है ना। तो महाद्वीपों का विस्तार मतलब क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है, ठीक है। अब देखो यार, इसकी इंग्लिश एग्जैक्ट बना लेना, समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं वही कोशिश करूंगा, ठीक है। इफ यस देन हाउ वेगनर, ठीक है, क्लैरिफाइज, या मतलब प्रमाणित किया। यार अब मुझे इतना भी इंग्लिश नहीं आती, तो वेगनर ने कैसे प्रमाणित किया इस बात को, कैसे वेगनर ने समझाया, ठीक है, कैसे वेगनर ने समझाया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो दो हमारे पास क्वेश्चन आ गए, ठीक है, दो हमारे पास क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग इस बात को समझते हैं, ठीक। अब हम लोग इस बात को समझते हैं कि भैया ये क्वेश्चन है, 200 शब्दों में लिखना है। तो हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यहां पर दिखने चाहिए, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड दिखने चाहिए, ये दिमाग में रखिएगा। तो जैसे कभी भी महाद्वीपों का विस्थापन या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पे प्रश्न आता है, कहीं भी कभी भी, तो आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वो सीधी बात होगा कि वेगनर ने जो वर्तमान स्थिति है, महाद्वीपों जो पृथ्वी पर वर्तमान स्थलाकृति है, उसको महाद्वीपों के विस्थापन से दर्शाने का प्रयास किया। तो आप अब यहां पर हम लोग एक बार थ्योरी पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग इस आंसर को सीधे सीधे समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग सीधे सीधे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे जाते हैं, ठीक है। है ना। तो आप देखिए, तो वेगनर ने क्या किया, वेगनर ने बोला कि कार्बोनिफेरस युग में, ठीक है, यहां पर समझिएगा, सीधे यहां से स्टार्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे हमें क्या क्या कीवर्ड्स दिखने चाहिए, तो दो क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कार्बोनिफेरस युग में वेगनर कह रहा था सारे जो स्थल है वो एक साथ जुड़े हुए थे। तो पहले कभी ऐसा था, ये डायग्राम आपको दिमाग में रखना है, और ये डायग्राम आपके उत्तर में जरूर दिखना चाहिए। तो वेगनर ने कहा भैया कार्बोनिफेरस युग में ये एक तो पेंजिया था, ऐसा गोल सा पेंजिया, ऐसे ही बनाइए, सिंपल सा, ऐसे गोल एक तो पेंजिया, और उसके बगल में दिखा दिए समंदर ऐसे, ठीक है, तो पेंथेला था। तो वेगनर ने कहा कार्बोनिफेरस युग में ये सारे जो महाद्वीप हैं, वर्तमान जो महाद्वीप है, जो अलग अलग बटे हुए एक जगह थे। उसके बाद कुछ बल लगे, उन महाद्वीपों पर कुछ बलों ने काम किया, उन बलों के कारण वो क्या किए, डिवाइड होना स्टार्ट हो गए। अभी बलों पर चर्चा करूं मैं, तो बलों के कारण ये डिवाइड होना स्टार्ट किए। तो दो टुकड़ों में जो स्टार्टिंग वाले टूटे हैं वो है अंगारा लैंड, या उसको जो उसमें नॉर्थ नॉर्थ वाला जो टुकड़ा है उसको बोला गया अंगारा लैंड या लॉरेंशिया। ये याद रखना है, इसको दिखाना है अपने उत्तर में या डायग्राम में, इसको दिखाना है। कई लोग क्या करते हैं, डायग्राम ऐसे बनाते हैं, देखिए जैसे कुछ लोग का डायग्राम ऐसा होता है, मैं सब चीजें बताते चल रहा हूं साथ साथ में। वो क्या करते हैं, ऐसे बनाएंगे पेंजिया, तुरंत यहां बनाएंगे दो टुकड़ा, फिर यहाँ पे दिखा देंगे, कुछ नाम हम नहीं लिखेंगे, आप कुछ नहीं, फिर यहाँ दिखा देंगे वर्तमान स्थिति, वेगनर के अनुसार, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन ऐसे लिख देंगे, अधिक से अधिक उपकार कर देंगे, बल्कि ये भी नहीं लिखेंगे, है ना, सीधे उपकार कर देंगे। नहीं, चित्र में नाम होना चाहिए, ताकि आप चित्र के माध्यम से एग्जामिनर को समझा दे, देखो हम क्या लिखना चाह रहे हैं।
भूगोल में डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो आप देखिए, तो यहाँ पर क्या है, पेंथेलासा दिखाना है, पेंजिया दिखाना है, फिर दिखाना है लॉरेशिया, जो उत्तरी भाग है उसके लॉरेशिया कहते हैं, दक्षिणी भाग को बोला गया गोंडवाना लैंड। तो ये टूटे, ये बना आपका लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये टूटते गए टूटते गए टूटते गए और वर्तमान स्थिति में आए। तो तीसरा आपको यहाँ पर डायग्राम ऐड करना है वर्तमान स्थिति वाला। उसमें आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ, ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा ना सभी को। तो यहाँ पर आपको तीसरा जो बनाना है वो कैसा बनाना है, ये बनाया आपने, आपको यहाँ पर शॉर्ट में तुरंत ये, है ना, मतलब एकदम छोटा सा, मतलब लगे कि हाँ भाई वर्तमान स्थिति आप दिखा पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ऐसे तुरंत यहाँ पर एक तो ऐड कर देना है। बहुत पीछे चला गया, ठीक है, तो ये दिख रहा होगा आपको, तुरंत ये चीज आपको यहाँ पर ऐड करनी है, तुरंत ये डायग्राम आपको बनाना है तत्कालिक तौर पे। तो तीन डायग्राम आपको दिखाने हैं कि वेगनर ने कहा कि कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया था, उसके बगल में पेंथिलासा था, वो विभिन्न बलों के कारण टूटा। अभी उन बलों को बताता हूं, क्योंकि कई बार पूछ देता है कि वेगनर, एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वेगनर द्वारा बनाए जो बताए गए बल थे वो अप्रत्याशित थे, वो संभव ही नहीं थे, नॉट पॉसिबल ऐसा था, या इम्पॉसिबल थे। तो उन बातों को समझेगा। तो ये आपका हो जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो उसने बोला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब उसने क्या क्या बोला कि कौन कौन से बल कार्यरत थे, पहले हम लोग उसके बारे में भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो वेगनर ने कहा जो ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है, तो देखो यहाँ पर इसने बोला कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थल जुड़े हुए थे, वो टूटे, है ना, वो टूटे, पेंथिलासा बने, है ना। फिर वहां से क्या हुआ, जो बल लगे उस पे, जो बल लगे वो कौन सा बल था, तो वेगनर ने बहुत सारे बल बताए, इसमें सारे बल दिए नहीं है, मैं बता दे रहा हूं आपको। वेगनर का एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे आप देखेंगे सेंटर पे अगर जाइए, पृथ्वी का जो पोल है और पृथ्वी का जो इक्वेटर है, वहां पे गुरुत्वाकर्षण का डिफरेंस है, इक्वेटर पे गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है। यानी इक्वेट जो महाद्वीप, वेगनर कहा था कि जो महाद्वीप थे ना वो कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी ध्रुव पर स्थित थे, एकदम दक्षिणी ध्रुव पर स्थित थे। तो वहां से एक गुरुत्वीय बल लगा जो खींचा अपनी तरफ, इक्वेटर की तरफ खींचना चालू किया। तो महाद्वीप वहां पर एक उत्तर दिशा में महाद्वीपों का विस्तार शुरू हुआ। फिर वेगनर ने और कुछ कुछ बल बताए। वेगनर ने कहा सियाल जो है वो सीमा पर तैर रहा है, ठीक है। वेगनर ने कहा कि जो सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है, यानी सियाल सीमा, ये सब मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता है, बेसिक नॉलेज है। बेसिकली सिलिकॉन एल्यूमिनियम की जो आपका जो लेयर है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की लेयर पर तैर रही है, ठीक है। तो वेगनर ने कहा बेसिकली, अब का क्योंकि तैर रही है तो एक बल और लग रहा है, वो लग रहा है उत्प्लावन बल, यानी बॉयंसी फोर्स। तो वेगनर ने दूसरा बल बोला बॉयंसी फोर्स। और तीसरा वेगनर ने बोला जो पृथ्वी घूम रही है, जब पृथ्वी घूम रही है तो उस पर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ भी खिंचाव हो रहा है। तो पृथ्वी चूंकि घूम रही है तो बाहर की तरफ भी खिंचाव हो रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है कि घूमने के कारण कोई चीज ऐसे ऐसे घुमाइए और छोड़ दीजिए तो देखिए वो बाहर की तरफ तेजी से जाएगी। तो वेगनर ने कहा तीसरा बल ये है। और चौथा वेगनर ने कहा कि जो टाइडल फोर्स है, जो चंद्रमा चंद्रमा के कारण जो टाइड्स आती हैं, वो भी क्या करता है, महाद्वीपों को खींचता है। तो वेगनर ने इन कारणों, इन बलों, तो चार बल याद रखना है, दिमाग में रखना है, इसमें से दो से तीन भी आपके आंसर में आ जाएंगे कि वेगनर के अनुसार, जैसे अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया पेंथेलासा से घिरा हुआ था, यानी जो वर्तमान सारे जो महाद्वीप थे वो एक जगह एकत्रित थे, जिन्हें पेंजिया कहा गया, वो पेंथेलासा से घिरा हुआ था। वेगनर के अनुसार विभिन्न बलों यथा पोलर फ्लिंग बल, उसको हिंदी में भी ऐसे लिखना है, देखो कैसे लिखना है, पोलर फ्लिंग बल। अच्छा अभी मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मैं बार बार डिक्टेट नहीं करूंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा, आप लोग शॉर्ट में तुरंत तुरंत लिखते जाइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि डिक्टेट भी कर दूं ताकि आप लोग के लिए और इजी हो जाएगा। तो वेगनर का पोलर फ्लिंग बल, फिर उसने दूसरा कौन सा, रुको, ये पहला टॉपिक बस थोड़ा सा लॉन्ग है, इसके अब तो हम लोग शॉर्ट में समझते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो वेगनर ने कहा पहला बल जो पोलर स्लिंग बल है, फिर उसने बोला दूसरा टाइडल फोर्स, है ना, यानी जो ज्वारीय बल है, टाइडल फोर्स यानी ज्वारीय बल। तो इसको आप पोलर स्लिंग को सीधे ऐसे ही लिख सकते हैं, पोलर स्लिंग। टाइडल वाले को ज्वारीय लिख दीजिएगा, हिंदी वाले ज्वारीय बल, ठीक है। दूसरा बताया इसने कहा गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, है ना, और अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सेंट्रीफ्यूगल मतलब शायद बाहर होता है, अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय, थोड़ा सा इसको देखिएगा। कुल मिला के जो बाहरी बल है, मुझे ये वर्ड हिंदी वाला याद नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली यहाँ पर लगा, ठीक है, मुझे ये इंग्लिश ही कीवर्ड याद है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इसमें से आप 2 से 3 बल भी अगर बता देंगे कि पोलर फ्लिंग, गुरुत्वाकर्षण, 2 ही बता देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा कि वेगनर ने इन बलों के आधार पर कहा कि महाद्वीप गतिमान हुए, ठीक है। तो वेगनर ने कहा कि भैया महाद्वीप गतिमान हुए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब जब गतिमान हुए तो पहला जो टर्म बना वो बना अंगारा लैंड, जो नॉर्थ भाग था, तो 2 टुकड़ों में टूटे, गतिमान होके 2 टुकड़ों में टूटे। जो पहला भाग था पेंजिया के विखंडन के बाद, उसका पहला भाग बना अंगारा लैंड, उत्तरी भाग, और जो दक्षिणी भाग है वो बना गोंडवाना लैंड, ठीक है। उसके बीच में जो सागर था उसको बोलेगा टेथिस सी, ये दिमाग में रखिएगा। फिर ये और विखंडित होके वर्तमान स्थिति बनाए, जैसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेगाडागास्कर। तो ये आप शॉर्ट में बताइएगा, इंट्रोडक्शन में ये चीज आप शॉर्ट में बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग सीधे सीधे आ जाते हैं, ठीक है। वेगनर ने जो बात कही कि महाद्वीपों का प्रवाह 2 दिशा में हुआ, एक भूमध्य रेखा की ओर, दूसरा पश्चिम दिशा की ओर। तो वेगनर ये कह रहा है कि देखो ये जो बल है ना, ये सारे ऐसे लगे, ठीक है, ये बल ऐसे लगे कि जैसे ये पेंजिया था तो ये ऐसे हुआ, यहां से टूटा, एक बल लग रहा है उत्तरी दिशा की ओर, दूसरा बल लग रहा है पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। तो वही जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और जो ज्वारीय बल है वो लग रहा है आपका पश्चिम दिशा की ओर, और गुरुत्वाकर्षण से ये चीजें खींच रही हैं उत्तरी दिशा की ओर। तो महाद्वीप 2 ऐसे टूट रहे हैं, एक ऊपर टूट गया, फिर इधर से भी विभाजित हो गया, ये इधर से विभाजित हो गया, ये इधर से विभाजित हो गई, तो ये इस तरह से विभाजित होकर वर्तमान स्थिति बन गए, ठीक है। तो वेगनर ने ये कहा। अब उसने इस बात को प्रूव करने के लिए बहुत सारे साक्ष्य दिए, महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में साक्ष्य दिए। तो मान लो आपसे पूछे कि महाद्वीपीय विस्थापन पर आलोचनात्मक चर्चा कीजिए, तो इंट्रोडक्शन देंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन क्या है, वेगनर ने बताया, ठीक है। चाहिए तो यहाँ पे बल ही पूरा इग्नोर कर दीजिए, बोलिए वेगनर के अनुसार विभिन्न बलों, या तो ऐसे शॉर्ट में इंट्रोडक्शन लिखिएगा कि वेगनर के अनुसार विभिन्न बलों के कारण कार्बोनिफेरस युग का जो, जहां पर जो पेंजिया था वो वर्तमान स्थिति में अलग अलग टुकड़ों में बंटकर वर्तमान स्थिति में पहुंचा, ठीक है। इसके पक्ष में तर्क, यानी सीधे आ जाइए, टू द पॉइंट अपनी बात पे आ जाइए कि इस सिद्धांत के पक्ष में तर्क। इसके पहले वो डायग्राम जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। इस सिद्धांत के पक्ष में तर्क वाला डायग्राम बनाना है जो अभी बताया था, ये वाला, ठीक है। ये वाला डायग्राम प्लस जो ये चीज ऐड करनी थी, ये ऐड कर दीजिएगा। फिर बता दीजिएगा इसके पक्ष में तर्क, तो वहां पे क्या बताएंगे, जिगसॉ फिट, ये हेडिंग्स रहेगी, ये सब हेडिंग्स रहेंगी, ध्यान में रखिए। एग्जाम में आपका आंसर सबसे बढ़िया कब होता है, जब एग्जामिनर को देखते लग जाए यार प्रश्न आंसर है, देखते उसकी एकदम बाँछें खुल जाए, क्या गजब आंसर लिखा है, उसका एकदम दिमाग हरा भरा हो जाए, तो आपका उत्तर बेस्ट उत्तर माना जाता है, ठीक है। तो आप पहला हेडिंग, सब हेडिंग डालिए कि उसने जिगसॉ फिट दिया, उसने कहा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तट रेखाएं। अगर आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, अगर मैं और इसको तुरंत वहां पे, तो क्या करना है, पहले देखो ऐसे लिखना है, लिखने का तरीका यहां पर समझो, लिखना है जिगसॉ फिट, ऐसे लिखना है। यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन हम लोग एग्जाम में इतना लिख नहीं पाते हैं। हिंदी में लिखना है जिग सॉ फिट, और यहां पर एकदम छोटा सा, इतना ही छोटा, ऐसे डायग्राम बनाइए तुरंत, और यहां पर दिखा दीजिए जिगसॉ फिट, ठीक, ये ऐसे दिखा दीजिए, बोले कि ये दोनों जिगसॉ फिट पे है। तो यहां पर लिख दीजिए अफ्रीका, यहां पर लिख दीजिए, और इसको ऐसे बेसिकली ऐसे क्रॉस से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अफ्रीका लिख दीजिए, यहाँ पर लिखिए दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पर यहीं पर हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है, कि चित्र जिगसॉ फिट। तो बताइए कि वेगनर, अब फिर सीधा वेगनर वेगनर बार बार यूज नहीं करना, बार बार रिपीट नहीं करना। देखो मैं सिखा रहा हूँ, आज पहला लेक्चर है, थोड़ा आपको चीजें सिखा रहा हूँ ताकि अगले लेक्चर में आप ये चीजें सीधा सीधा अप्लाई करोगे। मैं मान के चलूंगा कि हाँ आपको थोड़ा थोड़ा आप समझ में आ गया है। 2-3 लेक्चर में कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी भाई सीधी बात है, हमें लगभग 120 घंटे की हमारी क्लासेस है, इवन प्लस होंगी, है ना, 120 आवर्स प्लस ही होंगी, इससे कम तो नहीं होंगी। तो आप इस बात को समझिएगा कि आपको ये बात समझनी है कि चीजों को कैच करना है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखिए, तो कितना लंबा चीजें यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे ना, 1 पेज, 2 पेज, ठीक है, 2 पेज, यहाँ पर लगभग 2.5 पेज में इस बातों को समझाया हुआ है, लगभग 2.5 पेज में इस बात को समझाया हुआ है। एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं होता, इतने की इतने आपके पास वर्ड लिमिट नहीं होती, आपको 200 शब्द मैक्सिमम पूछेगा, ज्यादा चांस है कि ये वाला क्वेश्चन 125 शब्द में पूछते। तो क्या करेंगे, उसका उपाय यही समझिए, जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ वो उसी का उपाय है। तो आपको सीधे सीधे पहली हेडिंग डालनी है जिगसॉ फिट, ठीक है, जिगसॉ फिट, तुरंत उसका डायग्राम बनाना है और तुरंत उसको बताना है, ठीक है, ठीक है, तुरंत बताना है कि अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के तटीय साम्य मिलता है,
ठीक है, तटीय साम्य मिलता है, जिससे यह पता लगता है कि वह कभी जुड़े हुए थे। ठीक है, सीधे ये बात बता के आगे बढ़िए, है ना। ठीक है, तो यहां पर सीधी बात है। फिर दूसरा पॉइंट, सीधे दूसरा पॉइंट लिखिए, लिखिए जीवाश्मीय साक्ष्य। हेडिंग क्या डालेंगे? जीवाश्मीय साक्ष्य डालेंगे। जीवाश्मीय साक्ष्य तो क्या बताएंगे? वनस्पतियां, ठीक है, वनस्पतियां, खासतौर पे आप देखेंगे ग्लेसोपोटेरिस वनस्पतियां। ठीक है, जीवाश्मीय साक्ष्य से क्या बोला? ग्लोसोपोटेरिस जो वनस्पतियां हैं वो भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक आदि में पाई जाती हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि ये सभी कभी आपस में जुड़े हुए। तो बार बार ये बात नहीं लिखना है, सीधे लिख दीजिए, है ना, कि ग्लेसोपोटेरिस वनस्पतियां इन स्थलों पर पाई जाती हैं। ठीक है, जिससे लिख दीजिए ये बात, स्टेटमेंट पूरा, जिससे प्रमाणित होता है कि यह जुड़े हुए थे। इस बात को शॉर्ट में करने का प्रयास करिए। ठीक है, या फिर आप एक हेडिंग डाल सकते हैं, स्टार्टिंग में एक हेडिंग डाल सकते हैं कि प्राचीन काल में महाद्वीपों के जुड़े होने के प्रमाण, एक सब हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया था, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। देखिए तरीका, हम चीजों को लिखने का तरीका थोड़ा सा समझाने में थोड़ा समय जाएगा, लेकिन ठीक है, ये जायज है, इस समय रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। जैसे आपने ये डाला कि वेगनर के पक्ष में तर्क, ये आपने लिखा पक्ष में तर्क, यहां पर आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, पेंजिया के प्रमाण, के प्रमाण, सीधे ये लिख दीजिए, पेंजिया के प्रमाण या पूर्वकालीन पेंजिया उपस्थित होने के प्रमाण। तो पहला हेडिंग जिग्सॉफिट, दूसरा हेडिंग सीधे सीधे डायग्राम लिखना है, जीवाश्मीय साक्ष्य, जीवाश्मी साक्ष्य। एक दो के बाद लिखिए, जीवाश्मी साक्ष्य हर जगह प्राप्त होते हैं, वही हर जगह, जैसे भारत, अंटार्कटिक, हर जगह प्राप्त होते हैं। ठीक है, और यहां पे लिख देना है जीवाश्मी साक्ष्य यथा ग्लेक्सोपोटेरिस, ग्लेसोपोटेरिस वनस्पतियां हर जगह प्राप्त होती है। ठीक है, तो सीधे समझ रहे, टू द पॉइंट अपनी बात को लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो ही आप 200 शब्दों में आंसर लिख पाएंगे। तो आपको सीधे सीधे ये बताना है कि ग्लेसोपोटेरिस वनस्पतियां हर जगह प्राप्त होती हैं, भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक में। ठीक है, सीधे ये बताइए। फिर बताइए प्लेसर डिपॉजिट, तीसरा हेडिंग डालना है आपको, प्लेसर डिपॉजिट। तो प्लेसर डिपॉजिट कहां पे? घाना तट और ब्राजील। तो घाना तट कहां पे? यहां पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये अगर देखेंगे आप, तो यहां पर है घाना, ठीक है, यहां पर है घाना, ये अफ्रीकी प्लेट के पास, बेसिकली अभी प्लेट मत समझिए, महाद्वीप समझिए। ये आपको अफ्रीका दिख रहा होगा, ये वाला अफ्रीका महाद्वीप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप दिखेगा। तो यहाँ पर भी ब्राजील पर और यहाँ पर दोनों पे प्लेसर डिपॉजिट मिलते हैं। और प्लेसर डिपॉजिट बेसिकली क्या होते हैं? जो खनिज संसाधन है वो गुरुत्वीय बल के कारण जब एकत्रित हो जाते हैं ना, तो प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। तो गुरुत्वीय बल के कारण दोनों जगह प्लेसर डिपॉजिट उपस्थित हैं, सोने के डिपॉजिट मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि वो कभी ना कभी आपस में जुड़े होंगे। तो जुड़े होंगे तो प्लेसर डिपॉजिट यहां पर मिलते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रमाण आपका ये हो गया। ठीक, तो आपका दूसरा नहीं, मतलब ये आपका पहला प्रमाण क्या था? जिग्सॉफिट था। दूसरा हो गया आपका जीवाश्मीय अवशेष वाला प्रमाण। ठीक है, नोट करते रहेगा, मैं आपसे कहूंगा कि यार या तो इसको नोट करते रहो, हेडिंग सीधे टू द पॉइंट, तो एग्जाम में आपको रिवीजन शॉर्ट नोट्स बनाने में समय नहीं लगेगा, या फिर जो आपको पीडीएफ मिली है वहां पर अंडरलाइन करते जाओ। कोई ये वाला पीडीएफ मत मांगना, क्यों मतलब मैं पीडीएफ हालांकि शेयर कर दूंगा, लेकिन वहां पे बहुत गंदी हो जाएगी ये पीडीएफ। ठीक है, आपको समझाते समय बहुत ज्यादा गंदी हो जाएगी, तो मुझे उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बाद में देख लूंगा इसको, आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये हो गया प्लेसर डिपॉजिट, हेडिंग्स हो गए। ठीक है, फिर ये बताना है कि ग्रीनलैंड पश्चिम दिशा में गतिशीलता। तो ग्रीनलैंड की पश्चिम दिशा में गतिशीलता बताती है कि अभी भी ये जो ग्रीनलैंड जो महाद्वीप है, या फिर जो ग्रीनलैंड जो द्वीप है, ये क्या है? ये गतिशील है। ये क्या प्रूव करता है कि देखो महाद्वीप गतिशील है। ठीक है, तो ये बता दीजिए। फिर क्या बता दीजिए? हिमानीकरण के प्रभाव, या आप दे दीजिए जलवायविक प्रमाण। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली क्लाइमेटिक प्रमाण है। ठीक है, तो कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग में क्या था? सारे दक्षिण महाद्वीप में एकत्रित थे। देखिए इधर से समझिएगा थोड़ा सा, मैं यहाँ पे बता रहा हूं। जैसे ये है कार्बोनिफेरस में, कह रहा है वेगनर की सब एक जगह एकत्रित थे, दक्षिण ध्रुव पर, यहां पर एकत्रित थे। तो कार्बोनिफेरस युग में जब हिमानीकरण हुआ होगा तो हर जगह हुआ होगा। अब ये अलग अलग हो गए, ये अलग अलग हो गए। तो आप देखोगे कई उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आपको हिमानीकृत टिल, टिलेज जो अवशेष हैं वो मिलते हैं। तो जिससे पता चलता है कि हाँ भाई वेगनर भैया सही थे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हिमानीकृत टिल कैसे मिल रहे हैं। तो इस कारण से भी प्रूव होता है कि हाँ भाई वेगनर सही बोल रहे हैं। तो वेगनर के पक्ष में तर्क आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि हिमानीकरण का प्रभाव लगभग हर जगह पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात है।
फिर एक कैल्डोनियन और हर्सिनियन युग के जो पर्वत है, तो आप अटलांटिक देखेंगे तो अटलांटिक अगर यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो इसमें नहीं दिख रहा है सही से, ये रहा। तो जैसे आप देखोगे ये अटलांटिक ओशियन है, ये आपका अटलांटिक ओशियन है। तो यहां पर आप देखोगे कैलिडोनियन और हर्सिनियन पर्वत दोनों साइड दिखाई देंगे आपको, विस्तार प्रॉपर दोनों साइड दिखाई देगा, ठीक है, अटलांटिक के। तो वेगनर ने तीसरा जो अपना चौथा पांचवा गिनती कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली गिनती, ठीक है। तो वेगनर ने यह भी प्रमाण दिया कि हाँ भाई, इससे पता चलता है कि वो कभी जुड़े होंगे तभी तो अलग हुए हैं, तभी तो एकदम श्रृंखला समान दिखती है कि जो पहले थी, जो एक हिस्से में थी, वही आगे चल के दूसरे हिस्से में भी जा रही है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रमाण हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको कितने प्रमाण मिल गए, वापिस इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला प्रमाण हमारा हो गया जिग्सॉ फिट, ठीक है, पहला हमारा प्रमाण हो गया जिग्सॉ फिट, ठीक है। सीधे हेडिंग देना है, आंसर लिखना है, हेडिंग देना है, आंसर लिखना है। दूसरा हमारा प्रमाण हो गया जीवाश्मीय अवशेष। तीसरा प्रमाण हो गया हमारा ग्रीनलैंड की गतिशीलता। चौथा प्रमाण हो गया हमारा प्लेसर डिपॉजिट। सीधे टू द पॉइंट लिखो, बताओ कि अफ्रीका और अफ्रीका के घाना और दक्षिण अमेरिका के ब्राजील दोनों में प्लेसर डिपॉजिट मिलते हैं सीधे, ठीक है। ग्लेसोपोडोलिस वनस्पति, ये जीवाश्मी अवशेष में इसको जोड़ दीजिएगा। हिमानीकरण का प्रभाव, है ना, तो आपका ये पांचवा हो गया। और छठवां हो गया आपका अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ एक समान श्रृंखला वाले पर्वत। तो ये 6 प्रमाण आपको वेगनर के याद रखने हैं। तो 6 याद रखने हैं, 6 में से 4 कम से कम एग्जाम में लिखने हैं। कम से कम जो 4 आपको याद रहे तो वही याद करने की कोशिश करिए, आपको एग्जाम में लिख के आना है। अब वेगनर की आलोचना की गई, ठीक है, वेगनर की आलोचना की गई, तो क्या आलोचना की गई, पहली बात देखिए आप समझिए। इसीलिए मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन में आप अगर बल बता देंगे ना कि वेगनर ने किन बलों को बोला, ठीक है, वेगनर ने किन बलों को बोला, अगर आप इंट्रोडक्शन में बता देंगे तो आप आलोचना करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो क्या आलोचना करेंगे कि वेगनर के जो बल थे वो अपर्याप्त थे, यानी, ठीक है, जो वेगनर ने बल बताए थे वो अपर्याप्त बल बताए थे कि भैया पोलर फ्लिंग बल और ज्वारीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल में इतनी ज्यादा शक्ति नहीं होगी कि वो महाद्वीपों को विस्थापित कर सके। तो पहली आलोचना इस बात पे करिएगा, ठीक है। दूसरी आलोचना इस बात पे करिएगा कि वेगनर के बढ़िया प्रमाण, यानी वेगनर से अच्छे प्रमाण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो बलों की आलोचना कर दीजिएगा, ठीक है, और आप ये जो आपका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है इसके आधार पर आप आलोचना कर दीजिएगा। तो हम लोग कुछ पॉइंट जो यहां पर दिए हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो वेगनर ने क्या कहा, ठीक है, तो वेगनर ने पहले मतलब इसकी आलोचना क्या लिखी है, इस आधार पर होती है कि वेगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह दर और दिशा पर अच्छी तरह से प्रकाश नहीं डाला। तो वेगनर बेसिकली बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा था, ठीक है। वेगनर जो भी स्टेटमेंट दे रहा था बहुत ही सामान्य स्टेटमेंट दे रहा था कि देखो, जैसे वेगनर ने क्या किया, एक पेन उठाई, जो जो चीज उसको समझ में आया सब बोलते गया कि देखो, उसने क्या एग्जांपल दिया कि जैसे वेगनर ने तर्क दिया कि जो वेगनर से पूछा गया कि जो भैया मिड अटलांटिक रिज है, मिड अटलांटिक रिज कैसे बनी, जब आप तो कह रहे हैं कि महाद्वीप गति कर रहे हैं, तो बीचवा में मिड अटलांटिक रिज समुद्र में ऊपर कैसे दिखती है, ठीक है। आप लोग ये पता होगा ना कि मिड ओशियानिक रिजेस होती हैं, सी फ्लोर जब स्प्रेड होता है तो बीच में से ज्वालामुखी निकल के मिड ओशियानिक रिज बनाते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे आने वाले समय में। तो वेगनर से पूछा तो वेगनर ने कहा कि जो अमेरिका महाद्वीप जब अलग हो रहा था तो उसका एक टुकड़ा छूट के समुद्र में धंस गया और वो हो गया आपका मिड ओशियानिक रिज। तो वेगनर ने कुछ साक्ष्य बहुत ऊट पटांग दिए। एक ये हो गया आपका, ये आलोचना वाला पॉइंट हो गया। दूसरा आलोचना वाला पॉइंट ये हो गया कि प्रवाह दर और दिशा, भैया उसी दिशा में क्यों, उसी दिशा में क्यों जा रहा है। दूसरी बात, जो बल थे वो अपर्याप्त थे, ठीक है, यहां पर ये बात नहीं दी हुई है, इस बात को आपको जरूर लिखना है कि वेगनर द्वारा जो सुझाए गए बल थे बहुत ही अपर्याप्त थे, ठीक है। गुरुत्वीय बल और पोलर फ्लिंग बल और ज्वारीय बल में इतनी शक्ति नहीं है कि महाद्वीपों को इतना ज्यादा विस्थापित कर दे। और तीसरा आपको देना है कि वर्तमान में यह बात स्पष्ट हो चुकी है, तीसरा स्टेटमेंट आपको क्या लिखना है, जो कि यहाँ पे देखो नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने कहा कि इस किताब में कुछ कमियां है वो हम लोग ओवरकम करेंगे। तो तीसरा जो स्टेटमेंट देना है, अब आपको देना है कि वर्तमान में बात स्पष्ट हो चुकी है कि पृथ्वी की अंतरजात शक्तियों के द्वारा महाद्वीपों का या फिर प्लेटों का विस्थापन होता है, ठीक है। तो ये 3 आधार पे आप इसकी आलोचना कर दीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। यहां पर लिखा भी है कि वेगनर द्वारा प्रयुक्त प्रवाह बल द्वारा महाद्वीपों का प्रवाह संभव नहीं है, ठीक है। तो ये बात क्या स्पष्ट हुई, महाद्वीपों का प्रवाह अंतरजात बलों द्वारा होता है, ठीक है। इसके कारण वर्तमान में प्रमुख सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। तो ये आपको निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है। निष्कर्ष क्या लिखना है, वर्तमान में सर प्रमुख सिद्धांत जो वर्तमान महाद्वीपों की जो निर्माण, पहाड़ों का, पर्वतों का निर्माण आदि बनाता है वो क्या है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत सर प्रमुख मान्य है। तो आपका समझ में आ गया कि इंट्रोडक्शन आपने बनाया,
बताया बल और महाद्वीपों का विस्थापन, कार्बोनिफेरस से लेके वर्तमान स्थिति, डायग्राम बनाया। फिर मेन बॉडी में पक्ष में तर्क दिए, तुरंत 6 पॉइंट लिखे, टू द पॉइंट 6 बताया, डायग्राम बगल बगल में बना दिया, शॉर्ट में एकदम छोटे छोटे डायग्राम बना दिए, है ना। बहुत अच्छे नंबर आपको देखना 10 में से 7-8 नंबर माने तो ऐसे लिख दीजिए, टू द पॉइंट, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है कि प्रमाणित होता है कि महाद्वीप एक थे, प्रमाणित होता है कि महाद्वीप एक थे, सीधे टू द पॉइंट लिखिए। मन करे तो एग्जाम में सारे पॉइंट लिख के एक ब्रैकेट बना के यह प्रमाण देते हैं, एक ब्रैकेट बना के ओवरऑल दिखा दीजिएगा, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप एग्जाम में। देखो एग्जाम में हमें समय बचाना होता है, एग्जाम अप्रोच अलग होती है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि एग्जाम में आपकी स्टाइल ही अलग होती है। तो आप बहुत लोग होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन चीजें लिख नहीं पाते, तो आपने सारे प्रमाण यहां पर लिखे, यहां पर इकट्ठे बताइए, इससे सिद्ध होता है कि महाद्वीप एक जगह थे, होता है, या इनसे सिद्ध होता है कि महाद्वीप एक जगह थे, ये बड़ा बड़ा लिख दीजिए, सारे महाद्वीप एक जगह एकत्रित थे। ये तरीका से भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में। तो टू द पॉइंट लिखा, फिर सीधे आगे आलोचना, फिर हेडिंग डाल दिया आलोचना। तो आलोचना में क्या बताया, बल अपर्याप्त, पहली बात बल अपर्याप्त, दूसरी बात आपने बताई जो वेगनर के कुछ जो उटपटांग जो लॉजिक दिया कि भाई जो मिड एशियनिक रीजन उसका अलग अलग लॉजिक दे दिया, है ना। और तीसरा वही बता दीजिएगा कि वर्तमान में यह सिद्ध हो चुका है कि अंतरजात बलों द्वारा महाद्वीपों का विस्थापन होता है, न कि जो वेगनर ने सुझाए बल थे उससे। तो ठीक है, तो ये 3 आधारों पे आप आलोचना कर देंगे, निष्कर्ष लिख देंगे, अतः वर्तमान में सर्वमान्य सिद्धांत क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, आज हम लोगों ने बहुत डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कशन किया है। थोड़ा सा मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये किताब भी रीड करेंगे, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी टू द पॉइंट डिस्कशन करके, क्योंकि देखिए एक दिन में हम लोग को अगर 5 क्वेश्चन डिस्कशन करना है, खासतौर पे जो लोग 2021 में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, अगर उन लोग के लिए स्पीड में चीजों को करना है तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सपोर्ट आप लोग को करना पड़ेगा, ताकि मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत न रहे। मुझे पता है कि थोड़ा ज्योग्राफी एज अ टफ टॉपिक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें समय दे लेंगे, हालांकि मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि हम लोग 5 क्वेश्चन करें डेली, ठीक है। तो टू द पॉइंट हम लोग काम करेंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं भटकेगा, बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन से बचूंगा, ताकि सीधे सीधे हमारा क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में चले। तो अब आपके पास 2-3 तरह के क्वेश्चन हो गए, वो आपको लिखना है, ठीक है। ये अब आपका होमवर्क है कि आप इस क्वेश्चन को लिख के आएंगे, ठीक है। कल हम लोग प्लेट टेक्टोनिक और मेंटल फ्लूम 2-3 चीजें याद करेंगे, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। क्या महाद्वीपों का विस्थापन होता है, यदि हाँ तो वेगनर ने किस प्रकार प्रमाणित किया, स्पष्ट कीजिए। तो आलोचनात्मक विश्लेषण हम लोग यहाँ पे कर लिया, ये दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से लिख के आना है। कल हम लोग देखिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत द्वारा किस किस प्रकार स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, कल हम लोग ये देखेंगे, प्लेटों के बारे में बेसिक समझेंगे कि क्या होती है प्लेटें, ये सब। फिर हम लोग महत्वपूर्ण भूवर्तनिक सीमाओं, इसको देखेंगे शॉर्ट में, है ना। टेक्टोनिक सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण, ये तीनों टॉपिक एक साथ करेंगे, ये तीनों क्वेश्चन हम लोग एक साथ कल करेंगे। मेंटल प्लूम हम लोग समझेंगे कल, है ना। और ये जो चौथा टॉपिक है, पृथ्वी पर पर्वत निर्माण की विवेचना कीजिए, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर उत्पत्ति को समझाइए, ये हम लोग प्लेट टेक्टोनिक के साथ करेंगे। तो देखेंगे आप 4-5 क्वेश्चन हम लोग एक साथ करेंगे। आलोचनात्मक विश्लेषण मैं पहले ही थ्योरी में समझा दूंगा, फिर टू द पॉइंट आपको आंसर बता दूंगा कि देखो इस आंसर में ये कीवर्ड्स दिखने चाहिए, जैसा हम लोग ने पहले क्वेश्चन में किया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ध्रुव बैच आप लोग आंसर राइटिंग का ये वाला ज्वाइन कीजिए, इसमें कॉपी वॉपी नहीं चेक हो रही है, लेकिन प्रॉपर टू द पॉइंट आपको गाइडेंस मिलेगा। फिर हम लोग मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।